चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी का आज की इस कार्यशाला में। और अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय सचिव श्री निशांत बड़बड़े जी से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। साथ ही में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तो निरंतर तालियां बजती रहना चाहिए। समृद्ध मंच है आज और इसी श्रृंखला में निवेदन करेंगे आदरणीय निशांत बड़बड़े जी से ही कि आप श्री महेंद्र सिंह जी का भी मंच पर स्वागत करें। साथ ही में माननीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी का भी मंच पर स्वागत करें। माननीय कृषि मंत्री श्री अदल सिंह कंसाना जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी का भी मंच पर स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का भी स्वागत करें, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके। माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। माननीय सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय सचिव श्री जॉन किंसली जी से, साथ में सचिव मत्स्य स्वतंत्र कुमार सिंह जी से भी कि आप मंच पर पधारें और सम्मानीय मंत्रीगणों का स्वागत करें। आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री नागर सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री करण सिंह वर्मा जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का स्वागत करें। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, साथ ही में माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी का, माननीय राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी का, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी का। समृद्ध मंच का एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक बंडवाल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सम्माननीय श्री मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्माननीय सदस्यगण, सम्माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय, सम्माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, सम्माननीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी सम्माननीय विधायकगण, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूरे प्रदेश से आए किसान भाई और कृषि और उनसे संबद्ध सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, आप सबको विदित है कि 2026 कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में मनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और उसके पीछे सोच ये थी कि हम जो है लगातार कृषि के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से दोहरे अंक में जो वृद्धि कर रहे हैं, उस वृद्धि को आगे बनाए रखने के लिए कुछ नई चीज़ें करनी जरूरी हैं। अगर हम पुराने ही ढर्रे में चलेंगे तो ये जो वृद्धि हमें पिछले 15 सालों से मिल रही है, वो वृद्धि शायद हमें आगे नहीं मिल पाएगी। इसलिए कुछ नया करना जरूरी है और इस सोच को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि को 2026 में फोकस में लाया जाए और उसके लिए 17 विभागों को जोड़कर पूरी रणनीति बनाने की बात हुई। आज का ये वर्कशॉप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को इस पावन काम से, इस पवित्र काम से जोड़ा जाए, जिससे जनता तक सरकार की पूरी सोच जो है वो सही ढंग से पहुंच सके।
जो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, आज जो पहले सत्र में हमारे 4 तकनीकी सत्र हुए, पहला सत्र जो है वो ऑर्गेनिक जैविक खेती पर था और कई वक्ताओं ने जो वास्तव में किसान थे या जैविक खेती से जुड़े थे, उन्होंने अपने अपने अनुभव यहाँ पे साझा किए। जैसे जबलपुर के ताराचंद वेल जी जो है, उन्होंने जब बताया तो उन्होंने एक एक फसल के बारे में बताया कि कैसे 18 फसलों में उन्होंने जो है वो जैविक खेती को इस्तेमाल कर और अच्छी प्रोडक्टिविटी लाकर और अपना काम किया है। दूसरा सत्र जो था वो उद्यानिकी में नर्सरी पर था, क्योंकि अगर हमें उद्यानिकी को आगे बढ़ाना है तो हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो पौध सामग्री सही मिले और दूसरा प्रोसेसिंग हो सके। प्रोसेसिंग होगा तो किसान को सही वैल्यू मिलेगा। तो कई नर्सरी जो निजी किसान थे जो नर्सरी का काम कर रहे थे प्रदेश में, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उदाहरण के लिए बिहारी लाल पाटीदार जी रतलाम से आए थे। 4 एकड़ की नर्सरी में वो 4 करोड़ पौधे बेचते हैं और 8 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में जब उन्होंने नर्सरी खोली तो किसानों को 3 रुपये प्रति पौधे मिलता था। उन्होंने 2 रुपये प्रति पौधे का रेट रखा और उसके बाद 8 करोड़ का बिजनेस किया। तो नर्सरी का जो है वो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। फूड प्रोसेसिंग की बात हुई तो विदिशा के सुश्री रेखा शर्मा जी ने डिहाइड्रेटेड फूड को डिहाइड्रेट करके बेचने के लिए कैसे उससे वैल्यू हो सकता है उसके बारे में बात की। भोपाल के प्रतिभा तिवारी जी ने कोदो और रागी से आइसक्रीम बनाने की बात की। तो कोदो और रागी से भी आइसक्रीम बन सकता है, ये एक नई सोच थी। तो इस तरह के नई सोच अगर हम लाएंगे तभी हम कृषि में जो हमारी वृद्धि दर है उस वृद्धि दर को बरकरार रख पाएंगे। केज कल्चर के बारे में जो चौथा सत्र था, केज कल्चर के बारे में फिशरीज डिपार्टमेंट ने जानकारी दी। अभी जो ये सत्र है, इस सत्र में जो विभिन्न विभाग हैं वो अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में कुछ अलग चीज़ें जो पूरे विभाग में जो महत्वपूर्ण चीज़ें ले रहे हैं उसकी एक झलक देने की कोशिश करेंगे। कृषि विभाग हो चाहे उद्यानिकी विभाग हो, दोनों कृषि के क्षेत्र में क्या क्या नया करने की बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पशुपालन विभाग जो है वो स्वावलंबी गौशाला और दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाएं उस पर बात करेगा। फिशरीज जो है मत्स्य पालन विभाग अपनी गतिविधियां बताएंगे। उसके अलावा सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, एमएसएमई यानी सूक्ष्म मध्यम उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग, संस्कृति विभाग, जल संसाधन विभाग, नौकरणीय ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग और खाद्य विभाग, ये सारे विभाग जो हैं वो बहुत ही संक्षिप्त में केवल आपको ये फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे कि विभागों की अपनी रणनीति क्या है और इनके बारे में जो भी चीज़ बताया जाएगा वो ऑलरेडी आपके फोल्डर में रहेगा और हम लोग अपने वेबसाइट पे भी इन सारी चीज़ों को डाल देंगे, जिससे आप लोगों की भी सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी में रहे कि इस वर्ष विभागों ने सरकार ने क्या क्या काम लाने का सोचा है कृषि के क्षेत्र में और किस तरीके से हम किसानों को इसका सबसे बेहतर लाभ दे सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यशाला में एक बार फिर से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, श्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी और सभी सम्माननीय प्रतिनिधियों का राज्य शासन की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद माननीय। किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं और अब कृषि एवं संबंधित विभागों का प्रस्तुतिकरण अब हम शुरू करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा से। तो सबसे पहले कृषि विभाग से मैं निवेदन करूंगी सचिव महोदय जी निशांत बरबड़े जी से कि वे प्रस्तुतिकरण देने का कष्ट करें। हेलो हेलो
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री जयपाल सिंह चावला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वयगण, माननीय मंत्रिमंडल, माननीय विधायकगण, पूरे प्रदेश से आए हुए माननीय प्रबुद्धगण, प्रगतिशील किसान बंधुओं, एफपीओ के साथियों, वरिष्ठ नौकरशाह, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, किसान कल्याण वर्ष में सक्रिय सहभागिता करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिकल्पना करी। वो अभिकल्पना ये करी, जैसा कि आपको एपीसी साहब ने अभी बताया, कि सारे के सारे विभाग किसान के केंद्रित रखते हुए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। 11 जनवरी 2026 को भोपाल के जम्बूरी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि वर्ष का आगाज किया। इसके संबंध में पूर्व सत्र में मैंने आप लोगों को कृषि वर्ष की एक संक्षिप्त मूवी दिखाई थी, इसलिए मैं उसको पुनः रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लीजिए प्लीज। सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, विजन स्टेटमेंट को बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की गई और इसमें जो मुख्य केंद्र था वो हमारा किसान है। और हमें सब पता है कि हमारे प्रदेश में हमारे 80% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं और हमारे 80% किसानों के पास में 20% कुल एरेबल एरिया का रकबा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें उसे आत्मनिर्भर बनाना है, उसको वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है, तो ये जरूरी है कि ना सिर्फ हम तकनीक को आत्मसात करें, हम उत्पादक और उत्पादकता की चीजों को भी अपने साथ में अपनी योजनाओं में इंटीग्रेट करें। और साथ साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल्य श्रृंखला आपने सुबह के सत्र में देखा किस प्रकार से विपणन से किसानों की आमदनी में ना सिर्फ दुगनी बल्कि चौगुनी प्रगति हुई है। तो वैल्यू चेन और विपणन पे फोकस करते हुए ये हमारा विजन स्टेटमेंट था। नेक्स्ट प्लीज। मैं सम्मानीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2024 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान को आधार रखते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूरे संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने का निर्णय लिया गया और मध्य प्रदेश इस एग्रीस्टैक नामक योजना में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में अभी तक के कुल 1 करोड़ 3 लाख किसानों का एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एग्रीस्टैक क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मोटे शब्द में बताऊं तो एग्रीस्टैक एक ऐसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से संपूर्ण किसान का लेखा जोखा एक क्लिक के माध्यम से हमारे सामने रहता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला होता है फार्मर रजिस्ट्री, यानी किसान का नाम और उससे जुड़े हुए ब्यौरे। दूसरा होता है उस किसान के द्वारा धारित किया गया रकबा। यह रकबा खसरा नंबर भी है और साथ साथ में इसके अक्षांश और देशांश भी कंप्यूटर पे उपलब्ध हैं। और इसी रकबे पे, इसी सर्वे नंबर पे उस किसान ने तीनों फसलों में, ग्रीष्म की और ग्रीष्मकालीन यदि वो लेता है वो, या फिर रबी और खरीफ यदि वो फसल लेता है, तो उन फसलों का ब्यौरा भी, जो गिरदावरी हमारा पटवारी करता था, वो गिरदावरी भी अब डिजिटल हो गई। इसको हम फसल रजिस्ट्री यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे का नाम देते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं, बट अति संक्षेप में बोलूं तो ये डुप्लीकेसी को कम करता है, सटीक तरीके से हमारी योजनाओं को अन्नदाता के माध्यम तक पहुंचाता है और साथ साथ में हमारे संसाधनों के बेहतर नियोजन के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। पूरे राष्ट्र में हम ये नंबर 1 पर हैं और हम इसके अंत में जब मेरे प्रेजेंटेशन होगा, इस संबंध में हमारा आपसे क्या अनुरोध रहेगा, हम आपसे क्या मदद की अपेक्षा रखते हैं, उस पर मैं और बात करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। उर्वरक यानी खाद बहुत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, मैं कहूंगा, ज्वलनशील मुद्दा रहता है हमेशा। मुझे बताते हुए बेहद संतुष्टि है कि पिछले रबी में हमारे आवास पे जो हमको खाद प्राप्त हुआ था, हमने गत वर्ष की तुलना में ना सिर्फ उतना खाद प्राप्त किया बल्कि उससे थोड़ा सा और अधिक हमें मिला और हमने उसका सुगमतापूर्वक वितरण भी कराया। लेकिन मैं इस स्लाइड पे बात करूं कि हम खाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, ई विकास को लेके क्या काम कर रहे हैं, उसके पहले बस 30 सेकंड में आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूंगा। प्लीज गो टू द लिंक, स्लाइड लिंक प्लीज। इसको एनलार्ज ताकि मिलते हैं। नेक्स्ट। और 5वां है जिसमें जो सुगंधित फसलों, और क्योंकि इन सब एक एक घटक में जो खेती का अप्रोच ही अलग अलग है, तो इसलिए इसको अलग अलग तरीके से देख के करवाना बहुत आवश्यक है,
तभी वो जो आय में वृद्धि होंगे। नेक्स्ट प्लीज। और इसके अलावा जब तक किसान इसको जाके जो सक्सेसफुल किसान के माध्यम से सीखेंगे नहीं, तब तक खुद देख के नहीं सीखेंगे, तब तक वो, इसलिए हमने जो राज्य के बाहर और अंदर भी जो सक्सेसफुल किसान के खेतों में लेके जाके उसको दिखा के जो उनका एक्सपोजर विजिट का बहुत बड़ा जो माध्यम रखे हैं। इसके अलावा भी हमने जो प्रोग्रेसिव किसान को पुरस्कृत करवा के उनको दूसरा किसान को भी एक क्लस्टर के रूप में बनाने का निर्णय रखा है। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट है जो क्लस्टर विकास, जो क्लस्टर में जो इन सबको करेंगे तो उससे वैल्यू चेन में उसको लेके आके और फूड प्रोसेसिंग से भी उसको जोड़ सकते हैं। इसका भी जो लक्ष्य रखा हुआ है उसको अलग अलग जो अग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम जो जिलों को या अलग अलग क्लस्टर बना के इसमें करेंगे। नेक्स्ट। जो अभी नया जो मखाना का खेती को जो इंट्रोड्यूस किए हैं जो 4 जिलों में, उसको हम एक्सपैंड करवा के और 10 जिलों में बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो खाद का कम यूटिलाइजेशन के लिए अल्ट्रा जो ऑटोमेटेड फर्टिगेशन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं और अल्ट्रा लो कॉस्ट शेडनेट हाउस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, जिससे किसान जो कम खर्चे में शासन की सहयोग के साथ जो इस हाउसेस को यूज करके अपना खेती को वृद्धि करें और आगे बढ़ाएं। और आप सबको और डिटेल और चाहिए तो उस फोल्डर में होंगे। इसके अलावा भी विभाग तैयार है और आप लोगों को डिटेल जो आपको जो मिला हुआ किट के अंदर उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव जी को पशुपालन एवं डेयरी विभाग से। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच में आसीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी समस्त सम्मानीय माननीय मंत्रीगण, समस्त माननीय विधायकगण, समस्त माननीय प्रबुद्ध जनगण और अधिकारी साथी, आज का जो अभिमुखीकरण कार्यक्रम है उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ बोलने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। और वो महत्वपूर्ण बिंदु है गौ माता, साथ में भैंस भी। जिनको गौ माता का आशीर्वाद चाहिए वो मेरा प्रस्तुतिकरण को ध्यान से सुने, ऐसा आग्रह है। आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेक्स्ट प्लीज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुग्ध उत्पादन को डबल करने का और मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना है, क्यों किया जाना है और कैसे करना है, बस केवल इन 3 बिंदुओं में मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। हमारे यहाँ गुजरात से लगभग 50% अधिक गाय और भैंस हैं, 50% अधिक हैं। वहां पर एक दिन में प्रत्येक दिन में 2 करोड़ 41 लाख लीटर दूध दुग्ध समितियों के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। 2 करोड़ 41 लाख। हम लोग कलेक्ट करते हैं 10 लाख। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इसमें अपने निर्देश दिए हैं उसके बाद हम लोग जरूर करीब 12.5 लाख 25% बढ़े हैं पिछले 7-8 महीने में, बस इसके पहले 10 सालों तक लगभग 10 लाख कलेक्ट करते थे, जबकि हमारे यहाँ जानवर 50% ज़्यादा हैं। वहाँ पर एक साल में जो दुग्ध सेक्टर है उसका स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 90,000 करोड़, 90,000 करोड़। और इस 90,000 करोड़ में 50,000 करोड़ के लगभग सीधे किसानों को जाता है।
हमारे यहाँ जो गेहूं और राइस पैदा होता है, चावल पैदा होता है, कुल जितना पैदा होता है उसको यदि हम उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से देख लें तो शायद वो 90,000 करोड़ से कम होगा। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम पशुपालन को एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति के रूप में देखें। आग्रह ये है कि ऐसा क्यों है कि गुजरात में हमसे कम एनिमल होने के बाद भी हमसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो लगभग 3 करोड़ गाय और भैंस हैं उनमें केवल 35% ही अच्छी नस्ल के हैं, केवल 35%। जो अच्छे राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो या कोई और हो, वहाँ लगभग 90, 95, 98% अच्छी नस्ल के गाय और भैंस होते हैं। तो जो हमारे मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य है या डबल करने का लक्ष्य है, उसकी केवल एक ही जादू की छड़ी है, और वो ये है कि हम अपनी जो 70% करीब जो अच्छी नस्ल की गाय भैंस नहीं है, जो आधा लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर देती हैं, उसको हम अच्छी नस्ल में बदल लें, उसकी नस्ल सुधार लें। और इसके लिए जो सबसे सहज और सबसे आसान और सस्ता तरीका है वो है कृत्रिम गर्भाधान। हम लोगों के यहाँ लगभग 10-12% ही कृत्रिम गर्भाधान होता है, जबकि अन्य राज्यों में 95, 98, 97% होता है। और यही आपकी और हमारी भूमिका है। मैं आग्रह करूंगा कि कृत्रिम गर्भाधान के प्रति जो परिवेश बनाना है और जो मना स्थिति बनानी है पशुपालकों की, उसमें आप सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सरकार की तरफ से कोशिश पूरी हो रही है। इसके जो तंत्र है उसमें जो भी आवश्यक है, बहुत से टेक्निकल लोगों की भर्ती करना, उनको ट्रेन करना, उनको रिफ्रेशर कोर्स करना, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो देना, हर जिले के बारे में कितने संभावित गाय भैंसें हैं जो 1 साल में हीट में आ सकती हैं, उनकी संख्या निकालना, उसके हिसाब से लक्ष्य देना, और प्रतिदिन एआई का कृत्रिम गर्भाधान की समीक्षा करना कि कहाँ अच्छा हो रहा है और कहाँ अच्छा करने की जरूरत है। और ये फ्री में है, एआई फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, चाहे कितनी बार किसान करा सकते हैं कि उसके लिए कोई पैसा नहीं है। और यही गाय, यही 65-70% हमारी जो भैंस गाय हैं जो आधा लीटर 1 लीटर देती हैं, वो केवल 2 जनरेशन में 8 लीटर 10 लीटर देने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, देने लगेंगी। बस केवल यही है कि हमको एआई कराना पड़ेगा। अभी हम लोग 10 लाख करीब करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग इसको 70 लाख तक ले जाना चाहते हैं, और ये संभव है क्योंकि इसके लिए जो मैन पावर चाहिए वो विभाग कर रहे हैं, उसके लिए जो उनकी स्किल चाहिए उसकी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए जो लॉजिस्टिक चाहिए वो भी व्यवस्था की जा रही है। बस आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए तो हर पशुपालक का मन बन जाएगा, और इसके लिए न कोई आपकी जेब से पैसा जाना है, न किसी की जेब से पैसा जाना है, केवल लाभ होगा। और फिर शायद हम 50,000 करोड़ नहीं, हम शायद 70,000 करोड़ हर साल किसानों की जेब में डाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि किसान कैसे तैयार होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा और समाज का, हमारा मतलब हमारे जो टेक्निकल लोग हैं उनका, कर्मचारी जो विभाग के हैं, और समाज का बहुत ही जीवंत सोशल कांटेक्ट होना जरूरी है। और इसके लिए नेक्स्ट इसका दिखाने, नेक्स्ट। और इसके लिए एक विभाग में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान है। इसमें हमारा लक्ष्य है हम हर पशुपालक के घर में जाएंगे इंडिविजुअली, कोई सामूहिक बैठक नहीं, कोई सभा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। हर घर में, हर पशुपालक के हम घर में जाएंगे और केवल 3 विषयों में बात करते हैं हम। एक है पोषण, दूसरा है स्वास्थ्य, और तीसरा है नस्ल सुधार, और इससे होने वाले प्रॉफिट। इसके लिए जो भी आवश्यक ट्रेनिंग और वो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी की जा रही हैं। इसके 2 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग करीब 11.5 लाख घरों में होके आ चुके हैं, और अगला राउंड जो है वो अप्रैल में है, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख घरों में हम जाएंगे। पिछले भी कई चरणों में आप सभी लोग बहुत सी संख्या में गए थे। मेरा आग्रह है कि अप्रैल वाले चरण में आप जरूर भागीदारी करें और नेतृत्व प्रदान करें। अगला
लेकिन इसके लिए हमको लक्ष्य भी रखना पड़ेगा और कुछ केंद्रित लक्ष्य भी रखना पड़ेगा। तो जैसे निर्मल भारत अभियान चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और बहुत से गांवों को स्वच्छ बनाया गया, शहरों को स्वच्छ बनाया गया, उसी तर्ज पे 5-6 बिंदुओं पर गांवों को, जितने भी हमारे यहाँ गांव हैं जिनके यहाँ दूध होता है, जिन गांव में दूध होता है, उन सभी को क्षीरधारा ग्राम योजना के रूप में, क्षीरधारा ग्राम के रूप में बदलना है। और कुछ नहीं, 5-6 एक्टिविटीज करनी है। पहला कि वहां जितने भी गर्भाधारण हो, इंसेमिनेशन जितने भी हों, वो सभी अच्छी नस्ल से ही हों, चाहे वो नेचुरल हो या एआई से हो। दूसरा, 100% वहां वैक्सीनेशन हो। तीसरा, वहां जो अवर्णित नस्ल के जानवर हैं वो ना हो। चौथा, वो जो निराश्रित जानवर हैं उनको हम गौशालाओं में सेटल करें। और इसी तरह पोषण का और हरे चारे का है। इसमें भी आग्रह आपसे रहेगा कि आप सभी लोग यदि 1-1, 2-2, 3-3 जो भी आप संभव हो सकता है वो गांव गोद ले लें और उनके अगले 1-1.25 साल में क्षीरधारा ग्राम के रूप में परिवर्तित कर दें, तो बहुत बड़ा उपकार होगा बहुत से किसानों का। अभी हमको यदि कोई भी जानवर लाना होता है अच्छी नस्ल का, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, हम बाहर से लाते हैं, हरियाणा से, यहाँ से, वहां से लाते हैं, और वो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। उनके आने जाने का खर्च अलग रहता है, और यहाँ के जलवायु में वो एक्लिमेटाइज नहीं होते हैं, कई मर जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ ही ऐसा मार्केट डेवलप हो कि हम ही लोग पैदा करें और हम ही लोग अपने यहाँ के लोगों को बेचें। इसको उद्देश्य में ध्यान में रखकर ब्रीडर एसोसिएशन की एक अवधारणा पे काम किया जा रहा है। अभी इसकी मेंबरशिप चालू है। उद्देश्य ये है कि कोई भी पशुपालक जिसके पास 20 या इससे अधिक एक ही जेनेटिकल हिस्ट्री के जानवर होंगे या एक ही ब्रीड के होंगे, वो मेंबर हो सकते हैं। उनकी जेनेटिकल प्योरिटी बनाए रखने के लिए, कोई उसमें मिक्सिंग ना हो, पालन ठीक से हो, इस सब के लिए जो है हमारे विभाग उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देगा। और एक डिजिटल मार्केट हम क्रिएट करेंगे कि जिसके पास जितने हैं उसमें अपलोड कर सकते हैं, और कोई भी पशुपालक पूरे प्रदेश से कहीं से भी उनके यहाँ जाके अच्छी बछिया या अच्छी पड़िया खरीद सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय सचिव मछुआ कल्याण एवं मत्स्य कल्याण विभाग श्री स्वतंत्र कुमार सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, कृपया करके प्रेजेंटेशन लगा दें जल्दी से। ठीक। सबसे हाईलाइट में बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे यहाँ एकीकृत मध्य प्रदेश मत्स्य उद्योग नीति का लागू की गई है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें खास तौर पे हम लोगों ने केज कल्चर का लिया हुआ है। एक छोटी शॉर्ट फिल्म के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। शॉर्ट फिल्म लगा दें। मध्य प्रदेश मत्स्य उद्योग नीति 2026। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश, विशाल जल संसाधनों और समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है। राज्य के जलाशयों और जल क्षेत्रों के सतत उपयोग के लिए मध्य प्रदेश मत्स्य उद्योग नीति 2026 एक नई दिशा प्रदान करती है। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नीति के अंतर्गत केज कल्चर आधारित मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, फिशकम डक, फिशकम एग्री और फिशकम हॉर्टिकल्चर जैसे आधुनिक मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। जलाशयों के समग्र उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य आधारित इको टूरिज्म जैसे फ्लोटिंग कॉटेज, बोटिंग, फिशिंग टूरिज्म और प्रकृति आधारित पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निवेशकों और उद्यमियों को व्यापक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी के विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य का लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में 1 लाख केज स्थापित कर मत्स्य उत्पादन राज्यों में स्थापित किया जाए। मध्य प्रदेश मत्स्य उद्योग नीति 2026 सतत विकास, समृद्ध मत्स्य क्षेत्र और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में एक मजबूत संकल्प।
मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके की नीति देश में पहली बार मध्य प्रदेश में लागू की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे निर्देशन में। इसका लक्ष्य है कि अगले 3 साल में हम दुगना प्रोडक्शन करना चाहते हैं मत्स्य विकास का, और उसमें सारी चीज़, नेक्स्ट स्लाइड ले लें, जो राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं ये इस स्लाइड में है। आप लोगों के पास में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है। नेक्स्ट ले लें। इसमें मछुआ समुदाय, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआ समुदाय के लोग, और अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी जोड़ सकते हैं। डिटेल में सारी चीज़ें वेबसाइट में दी हुई हैं, कृपया करके उसको, पहले की सत्र में भी मैंने बताया था, वही चीज़ मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा कि वेबसाइट में लॉगिन करके जो जलाशय हैं जो इसमें पात्र बनते हैं और ख़ासतौर पर जो जो प्रावधान है वो सारे अंकित हैं। नेक्स्ट ले लें। ये सारी चीज़ें हैं, साल भर की हमारी गतिविधियाँ इसमें अंकित है, प्रदेश भर में हम लोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट ले लें। ये सारे संपर्क और ना सारी नोडल अधिकारियों की सूची भी ना उसमें हम लोगों ने वेबसाइट में दी हुई। नेक्स्ट ले लें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और अब हम आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग श्री डीपी आहूजा जी को प्रस्तुतिकरण के लिए। नेक्स्ट ले लेंगे। सर, सहकारिता विभाग जो है वो संपूर्ण कृषि में आदान व्यवस्था और खाद की व्यवस्था जो है वो बैकएंड पे करता है। सर्वप्रथम विभाग ने अपने लिए लक्ष्य जो है, जो अल्पकालीन ऋण है, वो हम लोग लगभग 22,500 करोड़ रुपए हमने बांटा। इस साल हमने जो है 10% की वृद्धि उसमें रखी है। मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष है कि संपूर्ण पैक्स में 100% कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से आगे की जो बातें मैं रख रहा हूँ वो सभी कंप्यूटराइजेशन पे आधारित था। पैक्स में देश के अंदर में हम लोग जो है प्रथम स्थान पर हैं कि 100% का कंप्यूटराइजेशन हमारा कार्य खत्म हो गया। इसी वजह से सर अपन ने जो किसान क्रेडिट कार्ड है सर पूरे प्रदेश में जो है लगभग 71 लाख लोगों को हमने, जो प्रदेश में 71 लाख केसीसी कार्ड हैं जिसमें से 43 लाख जो हैं वो समिति के हैं, अर्थात हमारे एपेक्स बैंक के हैं। तो सर हमने पहला लक्ष्य रखा हुआ कि ये केसीसी को एकदम सरलीकरण करना है हमको। हम सर केसीसी के लिए पूरे 41 लाख किसान को हर वर्ष जो है बुलाते हैं और नवीनीकरण करते हैं। तो पहला सुझाव हमारा ये था सर कि हम उसको 5 वर्ष के लिए इशू करेंगे, तो उसको अगले 5 साल तक बार बार नहीं आना पड़ेगा। द्वितीय सर हमने जो सेकंड इसमें रखा हुआ है कि केसीसी का जो स्वीकृति है वो जिला स्तर पर बैंक में होता है। अब सर कंप्यूटराइजेशन हो गया है तो अब हम उसको नीचे तक देख सकते हैं। इस वजह से ये रखा कि जो नवीनीकरण है वो समिति स्तर पे कर देंगे, और जो कार्ड अगर नवीन इशू होना है तो उसको संचालक मंडल स्तर पर, अर्थात जो उसकी अप्रोप्रिएट बैंक है वो कर देगी। तो सर केसीसी से किसान का जो हमारा इंटरेक्शन है वो हम अति सुलभ करने का हमारा विचार है। वो हमने सर उसमें रणनीति में रखा हुआ कि अगले 2 महीने में इसको सिंपल कर लेंगे। सर अपन ने अगला लक्ष्य रखा हुआ है कि भी हम इस साल 1 लाख नवीन केसीसी जारी करेंगे। सर हमारे सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर में जो केसीसी जारी होते हैं वो 30 से 40 हज़ार होते हैं नवीन, हमने 1 लाख का उसका लक्ष्य रखा हुआ है। सर तीसरा, जो पैक्स के कंप्यूटरीकरण करने से अब समस्त लेनदारों देनदारों से सर हमारा जो इंटरेक्शन है वो अब इलेक्ट्रॉनिक पासबुक से, SMS से और व्हाट्सएप से रहेगा। तो उनकी हर एंट्री को जो है हम उनको इंगित करेंगे कि ये हमने आपसे पैसा प्राप्त किया है, और उसको डिजिटली जो है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराएंगे। सर अपन ने इसी क्रम में हर गांव के अंदर में बैंक की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो ATM जो है ये हमने लक्ष्य रखा है सर कि भी हमने अभी तक सर 4,500 माइक्रो ATM दिए हैं। प्रति गांव में हमको माइक्रो ATM देकर वहां पर कैश उपलब्ध करा के जो कृषकों को अल्पकालीन ऋण है वो बैंक में ना देकर गांव स्तर पर ही उसको प्रदाय करेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे। सर खाद में जो है कृषि सचिव के द्वारा जो है सर इस वर्ष का जो अभी सीजन निकला था और आगे वाले सीजन के लिए ई-विकास पोर्टल के माध्यम से खाद देने की बात कही। सर आपके सर इसमें स्पष्ट निर्देश थे सर, ये हम प्रथम बार इस बार इसको आपके निर्देश पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि अभी तक सर हम सिर्फ जो है हमारे सदस्यों को खाद उपलब्ध कराने की बात करते थे। हमने सर 3 चीज़ें इसमें डाली हैं कि हम समिति स्तर पे अधिक से अधिक कृषकों को
खाद उपलब्ध कराएंगे। जो डिफॉल्टर है, जो हमारा कालातीत वाला जो ऋणी है, उसको भी हम नगद स्तर पर कुछ राशि नगद लेकर खाद उपलब्ध उसको कराएंगे। सर, जैसा आपने निर्देश दिया, हम एक स्टेप आगे, मतलब आपके निर्देश के हिसाब से सर, इसी कड़ी में अपन बोल रहे हैं, जो असदस्य हैं उनको भी सदस्य बनाकर जो है हम खाद प्रदाय करने की बात कर रहे हैं सर। नेक्स्ट ले लेंगे सर। सर, उसमें सर, चूंकि बैंक जो है, बैंक के तहत में 38 बैंक के तहत में सर लगभग जो 15 बैंक हैं वो कमज़ोर हालत में से सर, आपने जो है हमको इस वर्ष में 25-26 में 300 करोड़ रुपए दिए, तो उसकी वजह से सर झाबुआ, छतरपुर, भिंड और नर्मदापुरम ये कमज़ोर श्रेणी से बाहर आ गए। इस 300 करोड़ की वजह से सर हमने लगभग इन सोसाइटी स्तर के सदस्यों को 800 करोड़ तक का लोन हमने बांटा है। हमारा सर अनुरोध था कि इसमें द्वितीय किस्त भी हमको राशि जारी हो जाती है और शेष 6 बैंकों को भी राशि जारी होगी, तो कृषकों को समिति स्तर पर सुविधाएं देने में हमको आसानी होगा। सर, एक आपने सर परसों ही ये लक्ष्य दिया है कि सर 10 लाख जो हैं वो अतिरिक्त जो है वो मेंबर बनाने का, ये सर हम लोगों के लिए एक बड़ा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए सर विभाग ने एक रणनीति बना ली है सर, आप इसको जैसा मन से अनाउंस करेंगे सर, वैसा हम उसको आगे ले पाएंगे। सर, जो खाद और बीज में ये भी बात कही कि सिंगल बिंदु पर कुछ समितियों में हम सभी तरह की खाद के साथ साथ कृषकों की सारी जो आदान की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि उनको अगर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी वगैरह सब एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने के लिए सर हमने जो है 108 समितियों का चयन किया है, और हम इन 108 समितियों में मल्टीपर्पज़ के साथ साथ कृषि के लिए मल्टीपर्पज़ समितियां जो हैं इसी बार क्रियान्वयन कर लेंगे। सर, इसी कृषि वर्ष के अंदर में हमने 10,000 कृषकों को विभिन्न गतिविधियों में जो है प्रशिक्षण देने की भी बात कही है। नेक्स्ट ले लें। हो गया सर। सर, माननीय विधायकगण से अपेक्षा सर, जैसे मैंने अनुरोध किया सर कि हमें नवीन पैक्स में 10 लाख सदस्यों को जोड़ने के लिए सर हम ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सर जो केसीसी के लिए मैंने अपनी बात कही सर, पुराने कालातीत ऋणी के लिए सर हम एक योजना जो है ओटीएस लेकर आएंगे, लेकिन कालातीत कृषकों को कैश में जो खाद देने के लिए हम अभी ही इसकी वर्तमान में व्यवस्था करने की स्थिति में रहेंगे। माननीय विधायकगण से मेरा ये भी अनुरोध था सर कि आपकी नीति से जो ये नवीन पैक्स गठन हुए हैं, इनकी अधोसंरचना के लिए अगर कोई मदद देते हैं तो वो मदद हमारे लिए अच्छी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट। थैंक यू। धन्यवाद सर। और अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय श्री विवेक पोरकाल जी, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग से प्रस्तुतिकरण के लिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, सम्माननीय मंच और सम्माननीय उपस्थितगण, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में राजस्व विभाग ने किसानों के हित में लगातार बहुत काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्व अभियान चलाए गए, साइबर तहसील का प्रारंभ किया, जिसका हमको प्रधानमंत्री का अवार्ड भी मिला, लेकिन आज समय होने का कम होने के कारण मैं सिर्फ एक ही योजना के बारे में बात करूंगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में। नेक्स्ट। जो पहले सर्वे हुआ करता था वो नॉर्मली पटवारी हाथ से उस खेत में क्या फसल हो रही है उसकी संकलन किया करते थे। उसमें बहुत सारी शिकायतें आती थी कि पारदर्शिता का अभाव है, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती और गलत फसलें लिख दी जाती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया और आज की दशा में नेक्स्ट इस प्रक्रिया को बदलकर हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। आज उस स्थानीय युवक को खेत में जाना पड़ता है। मैं आज के लिए वास्तव में आज का अद्भुत दिन है और आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन के साथ संयुक्त मध्य प्रदेश का ये विधानसभा का भवन है। एक तरह से हमारे प्रदेश की पंचायत का ये सबसे पवित्र स्थान, और ऐसे पवित्र स्थान पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के
सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की इन योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही, ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए अभी बहुत सुंदर भाषण दिया माननीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने सिंचाई से लेकर कई विभागों का सफलतापूर्वक अपने राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अच्छा सा निर्वहन कराया और तब से लगातार एमएलसी मेंबर भी हैं, वो हमारे भी संगठन के कर्ता के नाते से इतना अच्छा समय देते हैं कि हम अपने उनके उस प्रशासनिक क्षेत्र का लाभ लेने के लिए भी हम उनको स्मरण भी कर रहे हैं और उनके भाषण से उनकी विद्वत्ता झलकती है। जोरदार अभिनंदन करें पुनः डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए। दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवड़ा जी, शुक्ला जी, समूचा मंच और आप सब, समय की कमी है, वास्तव में एक एक करके हमने आज ये तय किया था कि हमारे मंच के भाषण न के बराबर होंगे, लेकिन सच में ये प्रबोधन का कार्यक्रम हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है, लेकिन 2 मिनट से 5 मिनट में इसको समेटना, ये जो समय की बाध्यता है उसके कारण से वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। मुझे याद दिलाना पड़ा कि 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन भी जरा ये तो बोलो, वो अपने किसी को, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते, और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। ये कभी कभी अंग्रेजी के शब्द हमको अपने सीमितता ला देते हैं, है कुछ भी नहीं उसमें। अंदर जाके देखो तो आपके रहने का 4 कमरे का मकान, 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओ या 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आपको शहद बनना चालू हो गया, और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा सही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आपत्ति। और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो। अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से, जो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है कि हाँ, हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी, अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है
तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान आप ही की योजनाओं के बलबूते पर। और एक ये नहीं, जैसे अभी आपने सही कहा कि हमारे जो गौशाला हैं, अब ये अपनी सारी योजनाओं को लेकर के जितने विभागों ने अपनी बात कही है नीचे तक जाने के लिए ये कार्यशाला सब प्रकार के लोगों को जोड़ करके बुलाई गई, जिसके माध्यम से अपने सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, बाकी भी सारे अलग अलग प्रकार से कृषि क्षेत्र से। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है, और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। अभी बाकी विभाग में तो गए ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म बाकी रह गया। अब मेडिकल टूरिज्म के भी 2 हिस्से हैं, आयुष्मान भी है, एलोपैथिक भी है। ऐसे में 8 अपने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपनी सरकार खोल रही है, कुल तो 13 खोल रहे हैं 2 साल के अंदर। और ये सच में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पे उतारने वाले, इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल 1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया। कहां 8 लाख का कलेक्शन था, क्या हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहा वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख एक लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपए लीटर उसका भाव बढ़ा है, तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो पूरी बदल रही। ऐसे सब क्षेत्रों के अंदर बात करें इतने प्रकार से। लेकिन अब हमको क्या करना है ये तो हमने सुन लिया, हमारे स्तर पे क्या करना है तो आपको अपने स्तर पे करना है। जैसे ये कुछ अंग्रेजी के शब्द अच्छे भी हैं लेकिन बड़ी चुनौती भी रहती है। अभी तो हमने कहा कि भाई अब इसके सरलीकृत रूप से जो हो सकता है वो करो। जैसे वृंदावन गांव, अब वृंदावन गांव के अंदर अपनी गौशाला भी होना है जैसी कल्पना की गई है, तो गौशाला के लिए तय करें कि आसपास के किसी गांव में कोई नरवाई नहीं जलाए और सारा भूसा गौशाला में आ जाए। तो ये जो प्रबंधन कर रहे हैं कि हर हालत में उसके लिए ट्राली भी और उसका यंत्र भी, ये सब अपने पास से देने वाले ताकि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए और नरवाई जलने से बच जाए। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बोलने के लिए नहीं, इसी साल अपने आप प्रबंधन कर दे। अभी गेहूं का सीजन चालू होने वाला, कटाई का कई जगह कटरा होगा तो तुरंत भूसा इकट्ठा करने का काम। और ये तो कल्पना अच्छी की गई, जितनी गौशाला है सबका भूसा अपने पास आ जाए। तो ये जो खास प्रैक्टिकली हम उतार के नीचे दे रहे हैं। फिर कृषि यंत्रों की किराने की दुकान, सरल भाषा में सहयोग नाम से आप सब प्रकार के कृषि यंत्र, अब 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का खेत वाला है वो बेचारा कहां से लाएगा यंत्र, तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे ही दुकानें खुलवाएं, उसमें हम मदद करेंगे ताकि वो सामान अपने वहां से किराए पे, उसकी खेती बाड़ी छोटी मोटी वाला भी है और ट्रैक्टर से अपना यंत्र ले जाए और वापस ले आए। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग है लेकिन इसके लिए भी हमको जागृति भी करना है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी में जैसे हम में से कोई अगर अपनी खेती के माध्यम से, कई सारे किसान जब अच्छे फलोद्यान की बात करता है अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहे हैं, ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभा वार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। इसी प्रकार से गौशालाओं की बात मैंने पहले कर दी है। गौशालाओं के अलावा भी प्रत्येक अपने भविष्य के होने वाले त्योहारों की बात करें तो ये जो अपने खासकर अभी अपने खुद के मकान की भी और खेत की भी सोलर लाइट अपन लाएं, सोलर से अपनी बिजली की उपलब्धता पर्याप्त लाएं और साथ साथ ये जो
कृषि और ग्रामीण, खासकर लघु कुटीर उद्योग वाले, ऐसे कई छोटे छोटे रोजगार के बहुत सारे चीजें हैं। तो उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी सभी प्रकार के इन 16-17 विभागों के लाभ नीचे तक कैसे उतार सकते हैं, इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जिला वाइज भी करने वाले हैं, ताकि ये पूरे कामों को अपनी विधानसभा वार और जिला वार भी हम नीचे तक लगभग ये मान के चल रहे हैं कि, क्योंकि हमारा ये जो वर्ष है, वैसे तो कृषि कल्याण वर्ष 2026 हमने कहा है, लेकिन सच में हमारी ये मार्च से मार्च तक की योजना है, इसलिए पूरा बजट आपको इस मार्च से अगले साल मार्च तक का, इसको ऐसा मान सकते हैं कि विक्रम संवत 2019 अपने 2083 लगने वाला 19 मार्च से अपने लिए ये गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा तक का। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं, ये भावना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। इस पूरे आयोजन के लिए सच में अपने सारे मित्रों का मैं आभार मानता हूं। विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दें। और आप सब जितने भी जहां जहां से आए, आपने पूरे दिन शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के आनंद लिया। आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब आप सभी के समक्ष कृषि छात्रों द्वारा बनाया गया AI के माध्यम से बनाया गया एक वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसान जय जय किसान, जय जय किसान, जय 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 किसान, जय जय किसान, जय जय किसान, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आप सभी अब स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं।